नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग की व्याख्या पढ़ेंगे। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव अर्थात आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। चूंकि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नवनिर्माण का कारण बनता है। तो आइए अब हम कविता पाठ करें, तत्पश्चात हम व्याख्या समझें। बादल राग। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। प्रस्तुत कविता प्रगतिवादी कविता है। इसमें बादल द्वारा की गई वर्षा और क्रांति के प्रभाव का वर्णन है। प्रकृति के कठोर रूप का वर्णन है। बादल और क्रांति के प्रभाव की समानता यहाँ वर्णित है। कवि बादल का क्रांति के रूप में आह्वान करते हुए कहता है, हे क्रांति के दूत बादल, वायु रूपी सागर पर तेरी छाया उसी प्रकार तैरती रहती है जिस प्रकार चंचल और स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। यहाँ कवि के कहने का अर्थ है, कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन में सुख अस्थायी है। हवा के समान सुख चंचल और अस्थिर है। जीवन में सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराने लगते हैं। मानव जीवन में सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है। किसी एक का भी रूप स्थिर नहीं रहता, वे कभी स्थिर नहीं रहते। किसी क्षण सुख है तो किसी क्षण दुख। क्रांति का प्रतीक बादल गर्मियों की प्रचंड गर्मी से परेशान और दुखी संसार को नवीन जीवन के सुख और आनंद का संदेश देने आता है।
कवि आगे कहते हैं कि बादल जो है, कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो और मूसलाधार अर्थात घनघोर वर्षा भी करते हो। सारी धरती पर पानी ही पानी हो जाता है। तुम्हारी यह जो वज्र रूपी कठोर गर्जना है, उसको सुन सुनकर संपूर्ण संसार अपना हृदय थाम लेता है। वह हृदय क्यों थामता है? क्योंकि उस गर्जना से संपूर्ण संसार भयभीत हो उठता है। तो ये इन पंक्तियों की व्याख्या हो गई। अब आप काव्य सौंदर्य में लिखिए कि ये जो कविता है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, छंद विहीन कविता है। यहाँ समीर सागर में अनुप्रास अलंकार है तथा रूपक अलंकार है। सजग सुप्त में भी अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार रन तरी में रूपक अलंकार है। बार बार फिर आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए अब आगे का अनुच्छेद देखें। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शीय स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जब विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब इन पंक्तियों में कवि जो है वो बादलों में चमकने वाली बिजली के गिरने से जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं वो खंड खंड होकर बिखर जाते हैं, इसका जिक्र वो करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में वज्र शस्त्र के प्रहार से बड़े बड़े योद्धा धाराशायी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ कहने का भाव अर्थ यह है कि जब क्रांति का शंखनाद गूंजता है तब बड़े बड़े पूंजीपति भी धाराशायी हो जाते हैं। उनके उच्च होने का जो गर्व है वह चूर चूर हो जाता है। बादलों के गर्जन वर्षण से जहाँ बड़े बड़े पर्वत खंडित हो जाते हैं, वहीं छोटे छोटे पौधे अपने हल्केपन के कारण झूमते और खुश होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे हाथ हिला हिलाकर तुम्हारे आगमन का स्वागत करते हैं। वे बार बार आने का निमंत्रण देते हैं। इस क्रांति से उन्हें ही लाभ पहुंचता है। अब आगे कवि कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के जो ये ऊंचे ऊंचे भवन हैं, ये जो भवन है वो गरीबों को आतंकित करने के अड्डे हैं, आतंकित वो करता है। इसमें रहने वाले गरीब पर अत्याचार करते रहते हैं। भयंकर जल प्लावन सदा कीचड़ पर ही होता है। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी पृथ्वी को ही डुबोती है। ठीक इसी प्रकार क्रांति रूपी जल विप्लव भी पंकिल अर्थात पाप पूर्ण जीवन जीने वाले पूंजीपतियों को ही अपने तेज बहाव में बहाकर ले जाता है। यही जल जब छोटे से प्रफुल्लित कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वही छोटा सा कमल और अधिक शोभा को धारण कर लेता है। प्रसन्न और विकसित कमल की पंखुड़ियों पर पड़ी जल की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। यहाँ भाव यह है कि क्रांति का सुफल शोषित वर्ग को प्राप्त होता है। यह जो बादल क्रांति करता है उसका सबसे अच्छा परिणाम किनको मिलता है? जो शोषित वर्ग हैं। जैसे छोटे शिशु का सुकुमार शरीर
रोग शोक के बीच भी हंसता रहता है, उसी प्रकार शोषित वर्ग भी कष्टों से बेखबर रहते हैं। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं, या हम यूँ कह लें कि कवि के कहने का भाव यह है कि क्रांति इस वर्ग को जीने का संबल प्रदान करती है। किस वर्ग को? शोषित वर्ग को। और दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग हैं वे अपने वैभव के नष्ट हो जाने की चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। अब इसमें जो काव्य सौंदर्य है उसे हम कुछ इस प्रकार लिखें कि भाषा जो है वो संस्कृत की तत्सम शब्दावली से थोड़ी बोझिल हो गई है, पद्यांश छंद विहीन है, काव्य में श्लेष अलंकार है, इसके साथ साथ शत शत हिल हिल खिलखिल में पुनरुक्ति प्रकाश है, एवं हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार में मानवीकरण अलंकार का यहाँ चित्रण किया गया है। आइए अब हम अंतिम अनुच्छेद देखें। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार हार मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। इन पंक्तियों में कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति व करुणा तथा शोषक वर्ग के प्रति गहन आक्रोश अभिव्यक्त किया गया है। क्रांति के भय के कारण धनी व उच्च वर्ग तनाव युक्त व व्याकुल हैं। धनी लोग अपने घरों व पत्नियों की गोद में लिपटे हुए भी डरकर कांप रहे हैं। उनका हृदय क्रांति से होने वाले प्रभावों से डरा हुआ है। धनी वर्ग बादलों की गर्जना रूपी क्रांति की ललकार सुनकर डरे हुए हैं। यह गर्जना, विप्लव की यह ध्वनि पूंजीपतियों के लिए गंभीर चेतावनी का प्रतीक है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि अशक्त भुजाओं और कमजोर शरीर वाला किसान अधीर होकर क्रांति का आह्वान करता है। उसके कष्टों का हरण करने वाला क्रांति का बादल ही है। पूंजीपतियों ने किसान के जीवन का सारा रस चूस लिया है और उसे प्राणहीन बना दिया है। वे भूख से बेहाल हैं। किसान अब नर कंकाल बनकर रह गए हैं। वह हड्डियों का मात्र ढांचा है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि क्रांति के आगमन से पूंजीपति दहल जाते हैं, परंतु जीर्ण शीर्ण किसान अधीर होकर उसे बुलाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह भी है कि इस क्रांति के कारण लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं वे साधारण लोग ही हैं। तो ये इन पंक्तियों की व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि इन पंक्तियों में भयानक तथा करुण रस का अंकन हुआ है। चित्रात्मक तथा प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। भाषा सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण है। इसके साथ साथ तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है तथा अनुप्रास, रूपक, श्लेष आदि अलंकार भी यहाँ विद्यमान है। तो ये कविता की व्याख्या हो गई। आप ध्यान से सुनकर समझकर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।